हमारे 15 फॉर्मूला हैं फ्रेंड्स, ये 15 फॉर्मूला हैं, इनको आपको याद रखना है। इन्हें आपको क्या करना है, तो वीडियो बना नहीं रहा, बच्चे इनके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, और अगर बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, उन्हें ज़रूरत है, तो फिर मैं इस पर और वीडियो बना करके लाऊंगा। बाकी तो एक वीडियो तो ये रेगुलर चलती रहेगी। आने वाले टाइम में हो सकता है कि 2 दिन में एक वीडियो आए, लेकिन ये लगातार जारी रहेगी। अगर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, व्यूअरशिप बढ़ती है, तो फिर मैं एक दिन में 2 वीडियो भी कर सकता हूँ। हाँ, तो अब आप याद करें, वहां पे मैंने आपको क्या बताया था कि किस में आएगा, ये उसका क्या हो जाएगा, निर्यात, यानी कि राष्ट्रीय आय। तो याद रखना, नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य, सभी है, समझ में आ गया। और देखना और भी इसमें विकल्प दिए गए, दूसरा है कुल खपत और निवेश का व्यय। ये तो कभी हमने पढ़ा नहीं, बताया है कि जो राष्ट्रीय आय हुआ है उसका ये नहीं बताती वो कि वो वास्तव में इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है। राष्ट्र की जो आय है, जो जीडीपी ग्रोथ है, वो तो हो रही है, लेकिन प्रश्न मैंने आपको बोला है, इसे आप मेरे साथ में, मैं आपको इसका एक मॉडल लिखाने का प्रयास करूंगा कि आपको ये जो प्रश्न है उसे कैसे एड्रेस करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी प्रश्न है उसको लिखने के बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं। कोर्स परचेज करते हैं तो वह 3 घंटा की बकवास आप सुन लेंगे, क्योंकि आपको लगता है पैसा मैंने दिए हैं तो मैं पैसा में सुन रहा हूं, वह डबल नुकसान आप सहेंगे। लेकिन अगर आपको उससे बेहतर कंटेंट मिल रहा है तो आप वो वीडियो नहीं देखेंगे, है ना। हाँ, और वो आपको उल्टा आपको सुनाएगा भी, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप मानते हैं मैंने पैसे दिए हैं तो भाई सुनने का अधिकार तो मुझे है, सकारात्मक मैंने करा दिया। लिखेंगे, अन्य क्षेत्रों के विकास के लिए एक मजबूत औद्योगिक आधार की आवश्यकता होती है। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा ये इस सीरीज का, इस यूनिट का अंतिम लेक्चर है, इकोनॉमिक्स यूनिट फर्स्ट। अब हम लिखेंगे, हम अपने फॉर्मेट को जिसमें हम लेक्चर कंडक्ट करते हैं, लिखेंगे आप इसे, आप डालेंगे पहले सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, टॉपिक है नेशनल इनकम, और इसमें आज हम देखने वाले हैं PYQs, यानी कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के, मेंस प्लस प्रीलिम्स, ठीक है। और यूनिट फर्स्ट है और लेक्चर 7 है, यानी लेक्चर 7 है। सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, ठीक है, और टॉपिक है नेशनल इनकम, और इस पूरे यूनिट का ये अंतिम लेक्चर है। और इसमें हम देखेंगे प्रीलिम्स और मेंस के PYQs, और जो भी कुछ मुझे और बताना था वो भी मैं इसमें आपको करा दूंगा। कुछ जो टॉपिक मुझे लगता है कि छूट गए हैं वो मैं यहाँ पे करा दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आप लिखेंगे, पहला टॉपिक लिखेंगे संभावित सकल घरेलू उत्पाद, PGDP लिखेंगे, संभावित। पहला टॉपिक आप डाल करके यहाँ पे सब टॉपिक पर आप डाल करके लिखेंगे, सब टॉपिक में आप डालेंगे, लिखेंगे संभावित सकल घरेलू उत्पाद, संभावित सकल घरेलू उत्पाद, और इसका लिखेंगे PGDP, ठीक है। और इसमें लिखना प्रारंभ करेंगे, पहला पॉइंट आप डालेंगे यहाँ पे, और इसमें लिखेंगे यह एक सैद्धांतिक अवधारणा है, यह एक सैद्धांतिक अवधारणा है, यह उत्पादन के मूल्य का एक अनुमान है, यह उत्पादन के मूल्य का अनुमान है कि अर्थव्यवस्था, अनुमान है कि अर्थव्यवस्था उत्पादन करेगी यदि श्रम और पूंजी को, अगर श्रम और पूंजी को उनकी अधिकतम स्थिर और स्थिर मुद्रास्फीति पर नियोजित किया जाए, स्थिर विकास और स्थिर मुद्रास्फीति पर नियोजित किया जाए। ये क्या है, एक सैद्धांतिक अवधारणा है, जहां पर हम ये मानकर चलते हैं कि जो उत्पादन का जो मूल्य का अनुमान हम लगाते हैं वो तब आएगा जब हम स्थिर विकास और स्थिर मुद्रास्फीति पर इसका अनुमान करते हैं और उसको हम नियोजित कर लेते हैं। तब हमें पता चलेगा कि किस गति से और किस दर से यह बढ़ रही है। आगे लिखेंगे बढ़ती मुद्रास्फीति की लागत, बढ़ती मुद्रास्फीति की लागत एक अर्थव्यवस्था को उत्पादन के संभावित स्तर से, एक अर्थव्यवस्था को उत्पादन के संभावित स्तर से जल्दी ही अधिक उत्पादन कर सकती है, स्तर से जल्दी ही अधिक उत्पादन कर सकती है,
और तीसरा पॉइंट इस पर लिखेंगे, हाँ सी पॉइंट लिखेंगे, विभिन्न जनसांख्यिकी कारकों, विभिन्न जनसांख्यिकी कारकों और भागीदारी दरों पूंजीगत स्टॉक, बेरोजगारी की गैर त्वरित मुद्रास्फीति दर, बेरोजगारी की गैर त्वरित मुद्रास्फीति दर और श्रम दक्षता के स्तर के आधार पर संभावित श्रम शक्ति इस संभावित उत्पादन को तय करती है, जो उत्पादन अंतराल की गणना करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये आपने लिखा संभावित सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, अब मैंने जैसा आपको बताया कि भाई मैं यहाँ पर आपको कराने वाला हूँ कि जितना भी मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी आपको लिखाया था, ठीक है, चाहे वो जीडीपी हो, एनडीपी हो, जीएनपी हो, तो मैं उनको सोच रहा हूँ कि एक छोटे से फॉर्मेट में ला करके यहाँ आपके सामने पेश करूँ, और आप जितना भी आपने लिखा है थ्योरी तो आपको याद होगी, मैं आपको अनुमान लगा करके चल रहा हूँ कि वो आपने याद किया होगा, लेकिन जो फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, ये जो फॉर्मूला हमें दिए गए हैं इनको भी हमें याद करना है, और उनको मैं एक फॉर्मेट में यहाँ पर लिखाई देता हूँ, आप मेरे साथ साथ अपनी कॉपी में इन्हें लिखेंगे और याद करेंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे, पहला है, मैं एक 1 2 3 डाल कर लिखूंगा एनडीपी जो होता है वो जीडीपी माइनस मूल्यह्रास होता है, मूल्यह्रास। और मूल्यह्रास क्या होता है ये आप समझ चुके होंगे, डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब लिखेंगे सकल घरेलू उत्पाद, दूसरा लिखेंगे यहाँ सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि जीएनपी, ये होता है जीडीपी प्लस विदेशों से शुद्ध कारक आय। शुद्ध कारक आय। तीसरा आप लिखेंगे जीएनपी, एक और लिखेंगे जीएनपी जो होता है वो जीडीपी, और जो ये आप समझते हैं कि विदेशों से शुद्ध कारक आय जो है, इसको आप कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं कि जो भी विदेशी लोग अपने देश में रह रहे हैं और यहाँ पर भारत में और अपने देश के लिए यहाँ से कमा करके अपने मूल जो देश है, ओरिजिन कंट्री, वहाँ पर पैसा भेज रहे हैं, और क्योंकि भारत का जो डायस्पोरा है वो भी अन्य देशों में रह रहा है, तो वहाँ पर पैसा कमाने के बाद में उसे इंडिया भेज रहा है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है अगर हम वो निकाल लेते हैं तो विदेशों से शुद्ध कारक आय का हमें पता चल जाता है। तो आप जब जीएनपी लिखेंगे तो जीडीपी प्लस, यानी कि जो विदेशों में कमा रहे हैं, विदेशों से प्रवाहित ठीक है, धन माइनस विदेशों को प्रवाहित, समझ गए? तो विदेशों से प्रवाहित और विदेशों को प्रवाहित दोनों का जो डिफरेंस है वही क्या होता है, विदेशों से जो शुद्ध कारक आय है वो होता है। ठीक है, हाँ, आगे लिखेंगे इसी में एनएनपी, जिसे हम बोलते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, लिखेंगे तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर ये होता है आपका एनएनपी, ये तो आपको समझ रहे हैं, एनएनपी बराबर क्या होता है, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। समझ रहे हैं ना आप? देखो कंपैरिजन करते चल रहा है, जो फोर्थ फॉर्मूला है, फोर्थ वाला और फर्स्ट वाला, दोनों को आप देखना। ठीक है, हाँ, उसके बाद में आप लिखेंगे पर कैपिटा इनकम, पीसीआई, ये किसके बराबर होता है, एनएनपी, और डिवाइड कर देते हैं एक राष्ट्र की कुल जनसंख्या, राष्ट्र की कुल जनसंख्या, इसका मतलब अगर हम ये कर देते हैं तो आपको पर कैपिटा इनकम निकल कर आ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद में आते हैं राष्ट्रीय आय के विभिन्न उपाय जो होते हैं, राष्ट्रीय आय के विभिन्न जो आयाम हैं उनके बीच कैसे संबंध है। जैसा कि मैंने आपको बताया 6 में आप देखेंगे जीएनपी, अभी मैंने आपको बताया जीडीपी
प्लस NFIA, और ये मैंने आपको बता दिया NFIA क्या होता है। NFIA यानी कि नेट फॉरेन इनकम अब्रॉड, ठीक है। यानी कि NFIA क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है, मैं इसे बार बार रिपीट नहीं करूंगा। नेक्स्ट देखेंगे आप, एक होता है GNP का एक और फॉर्मूला है बराबर NNP MP, किस पर चाहिए, MP प्लस मूल्यह्रास, मूल्यह्रास। और एक और लिखेंगे यहाँ पे 8 पर NNP, इस ये किस पर, NNP MP पर, है ना, NNP MP पर। तो ये होता है NNP FC, ठीक है, प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। और जो हमारा 9th है ये आपको पेपर में इसी तरीका से रखे मिलेंगे और वहां पर आप फिर बगल ना झांके, इसलिए मैं इसे बार बार कह रहा हूँ। नेशनल इनकम यानी कि नेशनल इनकम जो होती है वो NNP FC पर, यानी कि जो नेस्ट नेशनल प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो फैक्टर कॉस्ट पर वही क्या होती है, नेशनल इनकम के बराबर होती है, ठीक है। हाँ, अब लिखेंगे आप GDP अपस्फीति कारक, लिखेंगे 10th वाला फॉर्मूला लिखेंगे, GDP, GDP अपस्फीति कारक अपस्फीति कारक बराबर GDP मल्टीप्लाई 100 अपॉन वास्तविक GDP, ठीक है। और देखना 11वां है NNP FC, इसका और भी फॉर्मूला क्या है, NNP MP, ठीक है, माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी, समझ गए आप। अब लिखेंगे व्यक्तिगत आय यानी कि पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम किसके बराबर होता है, अविभाजित लाभ, अविभाजित लाभ माइनस परिवार, परिवारों द्वारा से घर में स्थानांतरण भुगतान, भुगतान, ठीक है। और क्या है इसमें, एक होता है प्रोज्याय, ये है अपना 13वां फॉर्मूला है इसका, व्यक्तिगत प्रोज्याय आय, इसे हम बोलते हैं PDI। यहां पर हो जाएगा आपका पर्सनल इनकम माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान, कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान, ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार जो होता है राष्ट्रीय प्रोज्याय, ये तो व्यक्तिगत हो गया। 14th फॉर्मूला है राष्ट्रीय प्रोज्याय, ये इसे बोलते हैं NDI। ये किसके बराबर होता है, NNP इस पर MP पर प्लस शेष विश्व से आय, ठीक है। हाँ, और दूसरा इसी में आप लिखेंगे 14th NDI बराबर होता है NI यानी कि नेशनल इनकम प्लस शुद्ध प्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्लस शेष दुनिया से हस्तांतरण, ठीक है। अब उसके बाद में आप और देख लेंगे GDP
एमपी यानी कि मार्केट प्राइस पर जीडीपी, और जीवीए यानी एफसी प्लस उत्पाद कर माइनस उत्पाद सब्सिडी। ये हमारे 15 फॉर्मूला हैं फ्रेंड्स, ये 15 फॉर्मूला हैं, इनको आपको याद रखना है, इन्हें आपको क्या करना है, याद रखना है। इस वाले चैप्टर में इनको आपको याद रखना है, ठीक है। अगर कोई भी सैद्धांतिक प्रश्न बनता है तो इन्हीं फॉर्मूलाज को डायरेक्ट नहीं दे करके वो उसे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा और आपसे पूछेगा, तो आप इन्हें एकदम कंठस्थ कर लेंगे। आपको बार बार करना क्या है कि ये जो फॉर्मूलाज है जैसे मैंने आपको लिख दिया है उसी प्रकार से आप इसे लिख लेंगे अपनी कॉपी में, और बार बार इन्हें 2-2 4-4 करके रोज देखना है, क्योंकि यही एक चैप्टर है जिसके अंदर आपको फॉर्मूलाज मिलेंगे, ठीक है। हाँ, बाकी इनमें जो अपडेट होना है जैसा कि मैंने आपको बताया है, जब यूनिट आ जाएंगी, वैसे तो जितने बच्चे जो सब्सक्राइबर बेस है उसके अकॉर्डिंग मैं जो अभी लेकर के आ रहा हूँ ये काफ़ी है। अगर आने वाले समय में देखते हैं कि अगर सब्सक्राइबर बेस बढ़ता जाएगा और जब हमारा 2-4 हज़ार 10 हज़ार सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब मैं 2-3 लेक्चर लेकर के आने वाला हूँ, क्योंकि डिमांड के अकॉर्डिंग ही सप्लाई होती है। ये नहीं है कि अगर व्यूज़ आ रहे हैं 200 और मैं 4 वीडियो लेकर के आऊँ, ये कोई लॉजिक नहीं बनता उस बात के पीछे, ठीक है। तो लोगों का जो इंटरेस्ट है वो भी मुझे देखना पड़ेगा कि लोग जो बच्चे हैं उनके लिए, जिनके लिए वीडियो बनाई जा रही है, मैं अपने लिए तो वीडियो बना नहीं रहा, बच्चे इनके लिए वीडियो बनाई जा रही हैं, और अगर बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, उन्हें ज़रूरत है, तो फिर मैं इस पर और वीडियो बना करके लाऊंगा। बाकी तो एक वीडियो तो ये रेगुलर चलती रहेगी। आने वाले टाइम में हो सकता है कि 2 दिन में एक वीडियो आए, लेकिन ये लगातार जारी रहेगी। अगर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, व्यूअरशिप बढ़ती है, तो फिर मैं एक दिन में 2 वीडियो भी कर सकता हूँ। तो ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें करना क्या है, ठीक है। लेकिन ये जो आपका जो मैंने आपको कराया है, इसी चैप्टर में आपको फॉर्मूलाज इतने सारे मिलने वाले हैं, तो आप इन्हें अच्छे से कंठस्थ करेंगे। 15 फॉर्मूलाज मैंने बड़ा संक्षिप्त करके आपको लिखा दिया है। अगर इनमें कोई डाउट है तो आने वाले समय में हम लाइव डाउट सेशन लेंगे, वहाँ पर उन्हें रिजॉल्व कर लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप इन्हें लिखेंगे। कम इसमें जो और बढ़ेंगे वो आने वाले टाइम में, जो मैंने आपको प्रोग्राम बताया है कि निश्चित बुक रखते हुए लिमिटेड रिसोर्सेज से हम कैसे टॉप करेंगे, हम उस वाले प्रोग्राम में ये सारा इसमें और जो भी होगा वो करा देंगे। इससे बाहर ना तो प्रश्न आया है, ना आने वाले समय में आएगा, क्योंकि यूपीएससी से बाहर नहीं पूछ सकती। अगर मैं थंबनेल में डालता हूं कि यूपीएससी से बाहर नहीं पूछेगी, तो इसका मतलब है नहीं पूछेगी, ठीक है। हाँ, तो यहां तक हमने कर लिया है। आय विधि से किस तरीका से हम निकालते हैं नेशनल इनकम, अगर हम कंप्यूट करना चाहते हैं तो उसे किस तरीका से निकालेंगे। इसी का जो इनकम मेथड था वो भी था, जिसमें एक फार्मूला था W+IN+P+R करके, तो वो छोटे फार्मूलाज हैं, वो आप कर लेंगे। वो मैंने ऑलरेडी लिखा दिया, तो बार बार उन्हें रिपीट करने से कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पड़ाव की ओर, और वो है कि प्रीलिम्स के अंदर कौन कौन से ऐसे प्रश्न यूपीएससी ने पूछे हैं। आते हैं अपने प्रश्नों के ऊपर और देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है, ये 2011 में आया हुआ प्रश्न है। उन्होंने पूछा है कि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भारत में, ठीक है, जो 11वें राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, ठीक है, 19वें राष्ट्रमंडल खेल जो हुए थे, देखने के लिए आए विदेशी नागरिकों की यात्रा के, ठीक है, बराबर थी। तो मैंने आपको जैसे बताया, इसका जब मैं प्रीवियस लेक्चर्स में आपको लिखा रहा था, तो इस वाले प्रश्न का मैंने जिक्र किया था। हाँ, तो अब आप याद करें, वहां पे मैंने आपको क्या बताया था कि किस में आएगा, ये उसका क्या हो जाएगा, निर्यात। यानी कि अगर वो यहाँ आता है तो ये भारत का निर्यात में काउंट होगा, कि यानी कि जो भारत ने निर्यात किया है, वो जो भी खर्च कर रहा है वो एज अ निर्यात कंडक्ट किया जाएगा, क्योंकि भारत को उससे क्या हो रही है, आय हो रही है, ठीक है। तो यानी कि आय पर्यटन से थी, आप ऐसे मानेंगे कि जो आय थी वो पर्यटन से थी, और यह सेवा का एक अदृश्य निर्यात है। समझ गए, सेवा कैसी होती है, नॉन टेंजिबल होती है, यानी कि जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, तो ये सेवा के रूप में एक निर्यात माना जाएगा। तो याद रखना है कि अगर कोई भी, अब यहाँ तो लिख दिया राष्ट्रमंडल खेल, लेकिन आप सामान्यतः इसका लैंग्वेज चेंज होकर अगर आता है किसी और फॉर्मेट पर, वहां पर आपको 1 2 3 4 करके स्टेटमेंट दिए होते हैं, तो आप इसे मानेंगे कि अगर कोई विदेशी नागरिक भारत आ रहा है तो जो भी वो खर्च कर रहा है वो एज अ सर्विस के अंदर कंडक्ट किया जाएगा, और वो इस तरीका से काउंट किया जाएगा निर्यात में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक बंद अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें, ये भी 2011 का प्रश्न है, और ये वाला जो प्रश्न है वो मैंने आपको
दोनों मैंने लिखाया हुआ है, खुली अर्थव्यवस्था क्या है और बंद अर्थव्यवस्था क्या है। तो ये जो प्रश्न है मैंने वहां पे आपके साथ अच्छे से डिस्कशन किया है। ये प्रश्न, इसकी जो थ्योरी है, तो आप बताइए मुझे कि बंद अर्थव्यवस्था क्या थी, याद आ गया? बंद अर्थ न तो निर्यात करती है वो किसी के साथ, क्या बताई थी मैंने, वो किसी के साथ ना तो निर्यात करते हैं ना किसी से आयात करते हैं, यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था ही क्या होती है, बंद अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आती है। याद आ गया आपको? लिखाया था मैंने, लिखाया था कि एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें जो बाह्य देश होते हैं उनके साथ में किसी भी आर्थिक गतिविधि का लेन देन हम नहीं करते, आर्थिक गतिविधि हम उनके साथ नहीं करते हैं। जो बंद अर्थव्यवस्था होती है वो एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के रूप में, यदि पॉजिटिव सेंस में हम लेकर के जाएं तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था कि जिसे किसी अन्य देश की, जो कि मैंने आपको बताया, ऐसी अर्थव्यवस्था आज के 21वीं सदी में देखने के लिए नहीं मिलती। कारण क्या है कि किसी न किसी देश को, जो कि मैंने ग्लोबल विलेज की आपको कंसेप्ट बताया था शुरू वाले लेक्चर में, कि किस तरीका से पूरी दुनिया एक गांव के रूप में समा गई, क्योंकि हमारी जो जरूरतें हैं वो एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, हाँ, तो ये सारी बातें मैंने ऑलरेडी आपको बताई हैं। आप देखेंगे तीसरा प्रश्न क्या है, एक निश्चित अवधि के लिए किसी देश की राष्ट्रीय आय बराबर है। ये प्रश्न मैं बार बार आपसे बोलता रहा हूं कि भाई इस तरह के प्रश्न आने हैं, ठीक है, और यही प्रश्न जो है आपको 2013 में देखने के लिए मिला। 2013 में ये प्रश्न आया है कि एक निश्चित अवधि के लिए किसी देश की जो राष्ट्रीय आय किसके बराबर होती है। तो अब बताइएगा ये किसके बराबर होती है, बोलिए। हाँ, किसके बराबर होती है? नागरिक द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य के। याद आ गया? लिखाया है ये मैंने आपको, लिखाया है। हाँ, तो यानी कि एक राष्ट्र में एक निश्चित समय में नागरिकों के द्वारा, याद रखना राष्ट्रीय आय है ये नागरिकों के द्वारा, सामान्य निवासियों के द्वारा नहीं। यही मैंने वहां पे आपको डिफरेंस बताया था कि आपको यहां पर वो सामान्य नागरिक दे देगा, ठीक है, यानी सामान्य निवासी, यानी कि जो सामान्य निवासी, या कह देगा कि निवासियों के द्वारा, तो ये याद रखना वो राष्ट्रीय आय नहीं है। यहां नागरिक की बात आ रही है, वो यानी कि दोनों को लेस कर लिया है उसने, जो बचा है वो होता है राष्ट्रीय आय। तो याद रखना नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य। सभी है, समझ में आ गया? और देखना और भी इसमें विकल्प दिए गए, दूसरा है कुल खपत और निवेश का व्यय। ये तो कभी हमने पढ़ा नहीं है, कहीं आया ही नहीं है। सभी व्यक्तियों की व्यक्तिगत आय का योग, क्या ये होता है? नहीं। उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का धन मूल्य, तो यहाँ पे क्या है? उत्पादित, लेकिन वो ये नहीं बता रहा ना कि किसके द्वारा, तो नागरिकों के द्वारा। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? इसका पहला वाला जो विकल्प है वो सही हो जाएगा कि नागरिकों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो कुल मूल्य है वही उसकी जो होती है राष्ट्रीय आय होती है। तो आगे नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किसी देश के कर और सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में, यानी कि वो कह रहे हैं कि मानो कोई कंट्री है और उस कंट्री के क्या हो रहा है कि जो कर है, कर जानते हैं आप, टैक्स, हर देश क्या है, टैक्स लगाता है अपने नागरिकों के ऊपर, और सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जो मैंने आपको बता दी जीडीपी, अगर इनके अनुपात में कमी आ रही है, समझ गए, यानी कि जीडीपी या तो बढ़ रही है लेकिन कर का रेशो उसी हिसाब से नहीं बढ़ रहा है, समझ गए आप, यानी कि अनुपात में कमी आ रही है। तो ये अनुपात में कमी आने का क्या कारण हो सकता है वो ये पूछ रहे हैं। पहला दिया हुआ है 2015 में प्रश्न आया है कि धीमी आर्थिक विकास दर, अगर विकास दर धीमी हो गई है तो क्या वास्तव में कर कम आएगा हमारे पास में, पहली बात। आगे देखना, राष्ट्रीय आय का कम समान वितरण, यानी कि जो राष्ट्रीय आय हुई थी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो राष्ट्रीय आय हुआ है उसका ये नहीं बताती वो कि वो वास्तव में इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है। राष्ट्र की जो आय है, जो जीडीपी ग्रोथ है वो तो हो रही है, लेकिन क्या उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही से हो रहा है, क्या ये कारण हो सकता है? दूसरा देखना, तीसरा लास्ट, हाँ 2 ही है इसमें। तो वो पूछ रहा है कि अब इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही है, तो बताइए मुझे इसमें से कौन सा सही है। तो पहला जो कह रहा है कि धीमी आर्थिक विकास दर, क्या ये कारण है सिर्फ? क्योंकि इसके अंदर तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो क्या ये एकमात्र कारण है इसका? क्या ये कारण है? नहीं, ये एकमात्र कारण इसका नहीं है। धीमी विकास दर इसका जो है कोई भी मापन नहीं है, तो इसलिए हम ये वाली जो बात है इसको तो हम क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट देखना, राष्ट्रीय आय का कम समान वितरण, हाँ, क्योंकि जितना बेस कम होगा उसका जो उगाही है, कर की उगाही, उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये पक्का है, ये तो सही है। तो इसका मतलब है इसका दूसरा तो जो है सही है और पहला जो है वो गलत है, तो इसका मतलब है आंसर इसका जो हो जाएगा, ठीक है, हाँ। और जीडीपी का जो कर, जीडीपी का जो अनुपात होता है वो जीडीपी के संदर्भ में मापा जाता है किसी राज्य के द्वारा,
ठीक है। अगर भारत का जीडीपी अनुपात 16% है तो इसका मतलब यह है कि सरकार को अपने सकल घरेलू उत्पाद का 16% जनता और संस्थाओं कर योगदान के रूप में मिलता है। समझ गए आप? यानी कि 16% इसका मतलब 16% उसे मिला, 20 होता था 20% उसे मिला। कर जीडीपी अनुपात सरकार के खजाने की समृद्धि को दर्शाता है कि कितना पैसा भाई कर आ रहा है, तो कर जो है सरकार के पास आएगा। सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रम के लिए हमें पता है कि हमें पेंशन भी देनी होती है, हमें स्वास्थ्य के लिए भी खर्च करने होते हैं, और इसके लिए हमारा जो है जो पास में जो धन है वो ज्यादा आना चाहिए, यानी कि कर जीडीपी रेशो है वो उच्च रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये कम है और इसका मैं आगे बताने वाला हूं, लेकिन अभी मैंने इसका संदर्भ लिया था, हम वो देखने वाले हैं। और मेंस के जो प्रश्न है, ये प्रश्न इस चैप्टर से या तो डायरेक्ट है, ठीक है, या इस चैप्टर का, यानी कि पूरे जो यूनिट मैंने आपको पढ़ाया है इस यूनिट में बार बार मैंने इसका जिक्र किया है। ठीक है, इस यूनिट में मैंने बार बार इसका जिक्र किया है इन प्रश्नों का, इसलिए मैंने ये सारे प्रश्न जो है इसमें समाहित किए हैं। और मेरा प्रयास है कि मैं ये सारे प्रश्न आपको लिखा दूं, या फिर एक आध प्रश्न लिखा करके कुछ प्रश्न आपके लिए छोड़ दूं, और आप वो सारे जो प्रश्न हैं वो लिख करके मेरे टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी विद प्रताप, आप उस पर पोस्ट कर देंगे, और मैं देखूंगा कि कितने बच्चे जो है इसे कर पाते हैं या नहीं करते हैं, उसके आधार पर हम आगे चलेंगे। ठीक है, हाँ, अब देखना पहला क्या है, कर खर्च क्या है। पहला प्रश्न, कर खर्च का क्या अर्थ है। ठीक है, कर खर्च का क्या अर्थ है। गृह क्षेत्र का उदाहरण लेते हुए विवेचना कीजिए कि यह शासन की बजट संबंधी नीतियों को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, कर खर्च यानी कि सरकार के पास जो पैसा है जो टैक्सेशन के रूप में आता है, प्लस जो सरकार खर्च करती है। आपने घाटे का बजट का नाम आपने सुना होगा, कि इसका मतलब है कि जो सरकारें हैं वो क्या कर रही है, डेवलपमेंट पर पैसा खर्च कर रही है, या लोगों के जो लोग हैं उनकी गरीबी दूर करने के लिए सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर पैसा खर्च कर रही है। इससे ये पता है कि अगर घाटे का बजट आता है तो सामान्यतः ऐसा अनुमान लगाया जाता है। अब इसका होता क्या है वो आप भी जानते हैं, मैं आपको बताने वाला हूं आने वाले जो यूनिट्स हैं उनमें कि होता क्या है असलियत में। ठीक है, तो हम ये देखेंगे, और आप अब इस वाले प्रश्न को लिखना प्रारंभ करेंगे। ये जो प्रश्न मैंने आपको बोला है इसे आप मेरे साथ में, मैं आपको इसका एक मॉडल लिखाने का प्रयास करूंगा कि आपको ये जो प्रश्न है उसे कैसे एड्रेस करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी प्रश्न है उसको लिखने के बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, वो मैं कहीं और आपको अलग प्लेटफॉर्म पर बताने वाला हूं कि आंसर राइटिंग हम कितने तरीका से कर सकते हैं, और मैं उनको बार बार एक ही प्रश्न को 5-4 तरीका से आपको लिख करके दिखाऊंगा कि वो प्रश्न किस किस तरीका से एड्रेस किया जाता है। लेकिन सामान्यतः जो है वो किस फॉर्मेट में होता है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले क्या होता है, उसका इंट्रो, फिर होता है बॉडी पार्ट, दूसरे नंबर पर बॉडी पार्ट, और तीसरे नंबर पर होता है कंक्लूजन। ये हम लेते हैं। बॉडी पार्ट में 2 तरीका के होते हैं कि जो प्रश्न है उसका डिमांड क्या है, या फिर आप उसे किस तरीका से एड्रेस कर रहे हैं कि उसमें आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों परिप्रेक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, या फिर प्रश्न इस तरीका का है कि वहां आपको नेगेटिव देने के लिए कुछ नहीं है, तो आप उसे कैसे लिखेंगे। तो मैं आपको अब लिखा रहा हूं, तो हम जो है यही फॉर्मेट हम लेकर के चलते हैं, पहले इंट्रो और फिर बॉडी में 2 पार्ट और फिर कंक्लूजन करते हुए लिखेंगे। ठीक है, तो आप अपनी जो भी आप बना रहे हैं नोट्स वहां पर लिख लेंगे ये तो जो प्रश्न है, और आप लिखेंगे जो मैं आपको एक मॉडल आंसर लिखा रहा हूं, और ये इससे आप बेहतर लिख सकते हैं, इससे बेकार भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये एक सधा हुआ आंसर है जो मैं आपको लिखाने जा रहा हूं। तो मैं आपको बोल रहा हूं ऑरली आप लिखेंगे अब। ठीक है, लिखेंगे सरकार अपनी नीतिगत लक्ष्यों को, और मैं बीच में समझाता हुआ चलूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी मैं डिस्कशन कर चुका हूं, इसमें से बहुत सारे पार्ट्स, पूरा प्रश्न नहीं तो कुछ पार्ट इसके मैं डिस्कशन कर चुका हूं। ठीक है, सरकार अपने नीतिगत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विशेष कर में छूट देती है, कर में छूट देती है ना, कटौती करती है, रियायत देती है आदि आदि। ठीक है, जैसे उपायों के माध्यम से आमजन के लिए सरकार द्वारा छोड़ी गई राशि कर खर्च कहलाती है। ठीक है, जो सरकार खर्च करती है, लोगों को सब्सिडी देती है, कुछ ब्याज दरों में छूट कर देती है, कभी बैंक की ऋण माफी कर देती है, इस तरह की जो भी जो फैसले हैं जो सरकार करती है उन्हें कहते हैं कर खर्च, यानी कि कर का जो खर्च है वो
किया जाना, इस तरीका से ये कहलाता है कि कर खर्च। आप समझ गए, यानी कि सरकार जो अपने नीतिगत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विशेष कर की दरों में छूट कर देती है। जो दर कर उन्होंने दिए हुए हैं लोगों को ब्याज पर, उसमें कभी छूट कर देती है, कटौती कर देती है, सब्सिडी दे देती है, अलग अलग माध्यमों से वो क्या करती है, आम जन को छूट देती है, और यही क्या कहलाता है, कर खर्च कहलाता है। ठीक है, लिखेंगे इसी में, पैराग्राफ अभी चेंज नहीं करेंगे। यह एक प्रकार से करदाताओं को अप्रत्यक्ष सहायकी यानी कि सब्सिडी, हाँ अप्रत्यक्ष सहायकी है, अप्रत्यक्ष सहायकी है, सहायकी मतलब सब्सिडी है। इसमें फुल स्टॉप लगाएंगे, ये पूर्णविराम लगाएंगे। इसमें सरकार प्रत्यक्ष व्यय के बिना, इसमें सरकार प्रत्यक्ष व्यय के बिना कुछ सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करती है। और सामाजिक लक्ष्य क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि लोगों में न्यूट्रिशन पहुंचे, लोगों की गरीबी दूर हो, है ना, हाँ न्यूट्रिशन का जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो। और बहुत सारे में आगे आपको पूरा जब मैं आगे लिखाऊंगा जो इसमें इकोनॉमिक्स में सब आने वाले हैं आपको कि कौन कौन से सामाजिक दायित्व हैं सरकार के, और मैं ऑलरेडी कुछ बता चुका हूं, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर आप देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। अगर ये छूट नहीं दी जाती तो कटौती की गई राशि सरकार की होती, यानी कि नहीं देते तो सरकार के खजाने में ही होता वो पैसा। ठीक है, हाँ लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करेंगे। सरकार का कर व्यय सरकार का जो कर व्यय माइनस सरकार का कुल राजस्व, सरकार का जो कर व्यय है माइनस सरकार का कुल राजस्व माइनस सरकार द्वारा कर में छूट, ये एक फॉर्मूला है। सरकार का कर व्यय माइनस सरकार का कुल कर राजस्व और माइनस सरकार का कर में छूट। लिखेंगे सरकार ने वर्ष 2012-13 में, सरकार ने 2012-13 में केंद्रीय बजट में आवासीय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, राजस्व क्षेत्र आदि में कर खर्च दिया था, यानी कि वहां पे कुछ कुछ छूट दी थी। हाँ लिखेंगे गृह क्षेत्र में कर खर्च के कुछ निम्नलिखित उदाहरण हैं। कौन कौन से उदाहरण हैं आप इन्हें लिखेंगे, कुछ उदाहरण हैं, ऐसे बुलेट पॉइंट्स में आप लिख लेंगे, या तो इसे है ना ऐसे बुलेट पॉइंट्स बना लेंगे, आप इसे लिखेंगे। पहला लिखेंगे उदाहरण गृह किराया भत्ता, यानी कि हाउस रेंट अलाउंसेस जो गवर्नमेंट देती है, HR बोलते हैं जिसे, हाँ गृह किराया भत्ता पूरी तरह आयकर मुक्त होता है, गृह किराया भत्ता आयकर मुक्त होता है। दूसरा लिखेंगे आवास ऋण के लिए ब्याज भुगतान, आवास ऋण के लिए ब्याज भुगतान और मूल भुगतान के लिए कर छूट की अनुमति, और मूल भुगतान के लिए ब्याज भुगतान, जो भी आपने अपना आवास खरीदा है, घर जो खरीदा है, उस पर जो भी आपने ऋण लिया है उसके ब्याज में भुगतान, प्लस उसका जो जो आप मूल जो चुका रहे हैं उसमें भी भुगतान। और लिखेंगे तीसरा बुलेट पॉइंट वर्ष 2013 के केंद्रीय बजट में, वर्ष 2013 के केंद्रीय बजट में 25 लाख के गृह ऋण पर 25 लाख के गृह कर पर 1 लाख की कर की अतिरिक्त छूट दी गई। यानी कि अगर आपने 25 लाख रुपए तक कर लिया है, 25 लाख रुपए का आपने लोन लिया हुआ है, तो आपको सरकार क्या कर रही थी, 1 लाख रुपए की छूट कर रही थी। ठीक है, हाँ ये सब कर खर्च के अंदर ही आएगा। ठीक है, हाँ नेक्स्ट लिखेंगे इसी में, यदि किसी नए घर में निवेश किया जाता है, अगर कोई व्यक्ति है नया घर में निवेश करता है तो कैपिटल गेन टैक्स में छूट दी जाती है, कैपिटल गेन टैक्स में छूट दी जाती है। हाँ कैपिटल गेन टैक्स क्या है, अगर आप कोई भी कैपिटल आपने खरीदा, अगर फिर आप उसे बेचते हैं तो उस पर जो भी आपने लाभ कमाया, मैंने 20 लाख की आपने खरीदी थी, 10 साल बाद आपने बेची और उस पर क्या है कि आपको 50 लाख की आपने बेची, तो 30 लाख रुपए का जो है उस पर कोई भी कर गेन टैक्स लगता था, और उसको सरकार ने उस पर भी आपको क्या दी थी, छूट दी थी, नहीं तो सरकार का होता। ठीक है, आगे लिखेंगे कर खर्च के कारण सरकार की बजटीय नीतियां प्रभावित होती हैं। उदाहरण के लिए नीचे लिखेंगे कर खर्च के कारण सरकार की बजटीय संबंधी नीतियां प्रभावित होती हैं। लिखेंगे कर खर्च के, लिखेंगे बुलेट पॉइंट्स में, हाँ बुलेट पॉइंट्स में लिखेंगे यहाँ पे भी, कर खर्च के कारण सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ जाता है, ये दिक्कत है। मैंने जैसे आपको पॉजिटिव तो मैंने आपको ऊपर लिखा दिया, उसका नेगेटिव क्या है, ये है दो, मैंने आपको बताया बॉडी पार्ट में हम 2 लेकर के चलेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ तो पॉजिटिव मैंने अभी आपको ऊपर लिखा दिया है 4-5 पॉइंट, सब कुछ नेगेटिव लिखेंगे, लेकिन मैंने उसको दिया है कर खर्च के कारण
बजटीय नीतियां नकारात्मक प्रभावित होती है, प्रभावित होती हैं। तो आप इसे अपने तरीका से या नहीं भी लिखेंगे और इस तरीका से उसके कुछ नकारात्मक प्रभाव ऐसे डालकर भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। हाँ, कर खर्च के कारण सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ जाता है, जिसे पूरा करने के लिए सरकार विभिन्न स्रोतों से ऋण लेती है। अब याद आ गया आपको, पहला या दूसरा ही लेक्चर मैंने इसे बताया था, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर करा रहा हूं कि सरकार जो कर लेती है वो दो तरीका से होता है, या तो फॉरेन से लेती है, विदेशों से लेती है, या फिर डोमेस्टिक भी लेती है। डोमेस्टिक से कर इसलिए कम लेती है क्योंकि यहाँ पर आपको ज्यादा ब्याज दर देनी होती है। अगर आप विदेश से लेते हैं तो वहां से जो है ब्याज दर कम आपको लग जाता है। हाँ, बस ये है। और दिन जो है ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन भी ज्यादा मिल जाता है। और भारत के अंदर जो टाइम ड्यूरेशन है, अगर वो आप ज्यादा लेते हैं तो उसके लिए आपको ज्यादा चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो वही है एक बात बस आप, और ये इस पर प्रश्न प्रीलिम्स में आए हैं कि भारत का जो ऋण है, जो भी सरकार पर जो गवर्नमेंट ऋण है, वो डोमेस्टिक है या फिर विदेशी ज्यादा है, कौन सा, इस प्रकार का एक प्रश्न था। मैं आपको बताऊंगा, ये आने वाली यूनिट्स में लिखेंगे आप। दूसरा, गृह क्षेत्र में कर छूट के कारण कर छूट के कारण ऋण में वृद्धि होती है, और अगर ऋण की वसूली नहीं हो पाती तो बैंकों में एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बढ़ जाता है। इसके लिए सरकार बजट के माध्यम से बैंकों को अतिरिक्त पूंजी देती है। और ये जो मैंने आपको जैसा बताया है कि ये वही कारण था जो मैं आपसे बोल रहा था कि वास्तव में अगर बजटीय घाटा हमारा होता है तो क्या हम उसे ये माने कि वो डेवलपमेंट पे ही खर्च हुआ है? नहीं, वो हो सकता है कि एनपीए जैसे या किसानों को जो ये कर जो मुक्त करते हैं उस तरीका के, और भी बहुत सारे फ्रीबीज, आपने नाम सुना होगा कि फ्रीबीज टाइप की जो जो स्कीम होती है उन पर भी इस तरीका का जो जाता है, और वो डेवलपमेंट में तो नहीं ही आता है, ठीक है। हाँ, लिखेंगे कर छूट से कर राहत पाने के लिए प्रावधानों का दुरुपयोग करना आसान हो जाता है। कर छूट से कर राहत पाने के लिए या कर राहत देने के लिए प्रावधानों का दुरुपयोग करना आसान हो जाता है। इस प्रकार इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए बहुत सी गतिविधियां करनी पड़ती हैं। आगे लिखेंगे, कर खर्च में छूट देने के कारण अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर्ज की जाती है। लोग ज्यादा स्पेंड करते हैं, इन्फ्लेशन टाइप का जो होता है, अर्थव्यवस्था में दर्ज की जाती है। इस कारण सरकार अगले बजट में इसके दायरे को बढ़ा सकती है ना। हाँ, लोगों के पास ज्यादा पैसा है तो ज्यादा ही वो खर्च करेंगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे, एक पूरी सरकारी मशीनरी को ऋण के पुनर्भुगतान के लिए समर्पित होना होगा। एक पूरी सरकारी मशीनरी को, अब इसमें लिखेंगे समर्पित, पुनर्भुगतान के लिए समर्पित होना होगा यदि कर छूट के रूप में नहीं दिया गया है तो। कंक्लूजन लिखेंगे एक लाइन में, हाल के वर्षों में आवास क्षेत्र में कर खर्च के कारण गरीब लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसलिए सब्सिडी की तरह कर खर्च का एक आवश्यक बुराई है। अब आगे समझ में, सब्सिडी की तरह ये भी क्या है, कर खर्च भी एक आवश्यक बुराई है, यानी कि पता है बुराई है लेकिन आवश्यक बन गया है। उसी तरीका से जैसे कि रिजर्वेशन है ना। इसी प्रकार से आप देखेंगे, सेकंड प्रश्न भी हमने लिया है, सामान्यतः देश कृषि से उद्योग और बाद में सेवाओं को आंतरित होता है, पर भारत सीधे ही कृषि से सेवाओं को आंतरित हो गया। देश में उद्योग का मुकाबला सेवाओं की विशाल समृद्धि के कारण है। क्या भारत सशक्त औद्योगिक आधार के बिना एक विकसित देश बन सकता है? ये प्रश्न मैंने इसलिए ही लिया है क्योंकि इसका जो डिस्कशन है मैंने पहले ही इसी यूनिट की पहले ही लेक्चर में लिया है और विस्तृत से मैंने आपको इसे बताने का प्रयास किया, इसीलिए वो लेक्चर जो है 2.5 घंटे का हो गया। 2.5 घंटे का वो लेक्चर हो गया, क्योंकि आपको तो सुनेंगे, कितने लोग सुन रहे हैं, ये उसका व्यूअरशिप जो है बता रही है कि व्यूअरशिप 500 तक भी नहीं पहुंच रही है। तो जो लोग वास्तव में ये कहते हैं कि क्या YouTube से तैयारी हो सकती है, YouTube से सिर्फ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर आप पैसा दे करके किसी को कोर्स परचेज करते हैं तो वह 3 घंटा की बकवास आप सुन लेंगे, क्योंकि आपको लगता है पैसा मैंने दिए हैं तो मैं पैसा में सुन रहा हूं, वह डबल नुकसान आप सहेंगे। लेकिन अगर आपको उससे बेहतर कंटेंट मिल रहा है तो आप वो वीडियो नहीं देखेंगे, है ना। और वो आपको उल्टा आपको सुनाएगा भी, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप मानते हैं मैंने पैसे दिए हैं तो भाई सुनने का अधिकार तो मुझे है ना। वो इस तरीका से नहीं कराएंगे। कहीं से भी आप जाकर के देख लेना, आपको इस तरीका से नहीं मिलने वाला, तो नहीं मिलने वाला जो मैं यहां करा रहा हूं जितने सिस्टमेटिक तरीका से। और मैंने आपको बताया कि सीरीज बंद नहीं करूंगा। उसका जो पेस है वो ऊपर नीचे हो सकता है, सीरीज में बंद नहीं करने वाला।
हो सकता है कि अभी मैं लगातार एक एक लेक्चर लेकर के आ रहा हूं, हो सकता है फिर मैं 2 दिन में एक लेक्चर लेकर आऊँ, ये 1 दिन के बाद एक लेक्चर, 1 दिन छोड़ करके गैप कर दूं। अगर यही रास्ता, अगर यही चलता रहेगा, इसी तरीका से अगर आता है ना, तो मैं क्या करूंगा, जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूं, ये दिन, ये रोज मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूं यहाँ पे, है ना। अब मैं क्या करूंगा कि ये वाला जो दिन है ये मिस कर दूंगा। अगर इसी तरीका से रहता है तो आने वाले समय में फिर यहां से सीधा यहां पर मैं वीडियो लेकर के आऊंगा, फिर इसे मिस कर दूंगा और यहां से मैं यहां पर लेकर के आऊंगा। अगर इसी तरीका से आगे भी चलता रहा तो हम क्या करेंगे कि यहां से जो है फिर मैं यहां से सीधा मैं क्या करूंगा, यहां लेकर के आऊंगा, ठीक है। और फिर यहां से जो है 2 और छोड़ देंगे बीच में और सीधा यहां लेकर के आऊंगा, लेकिन बंद नहीं करूंगा, है ना। हाँ, क्योंकि जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है 360 दिन में, क्योंकि वो बहुत सारी चीजों पर निर्भरता, मुझे लगा कि आप इस चीज को जो है वैल्यू करेंगे, लेकिन जैसा कि मुझे दिख रहा है लोग वैल्यूज इसका नहीं करने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बोला है, फ्री के कंटेंट का रिस्पेक्ट नहीं होता, वो कितना ही भी अच्छा हो, लेकिन आप पैसा देकर के आपको पढ़ना है, क्योंकि मन नहीं मानता, दिल नहीं मानता, आपको कितना ही भी आश्वस्त किया जाए, लेकिन जब तक आपको वास्तव में 2-2.5 लाख का फट्टा नहीं लगता है, 1 साल बर्बाद नहीं होती, समझ में तो आता नहीं है। लहू लहान होकर के आपको समझ आएगा, ठीक है, आ जाएगा। ये लेक्चर आपको पढ़े हुए मिलेंगे, आप 4 साल 6 साल बाद भी लौट करके आएंगे तो भी आपको ये मिलने वाले हैं यूट्यूब के ऊपर ही, ठीक है। और मैं 360 दिन का या तो 720 दिन या फिर और आ गया इसी तरीका से, तो मैं तो करा दूंगा, कराना मुझे धीरे धीरे करना है, कर देंगे, ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न, आप नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। ये जो प्रश्न मैंने डिस्कशन किया है और मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार के जो प्रश्न है, मेरी जो बातें हैं उनसे प्रश्न आने वाले समय में आएंगे भी। और ये जो प्रश्न है 2014 में आया हुआ प्रश्न है, 2014 में ये प्रश्न आया, ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, तो अब हम इसे देखेंगे कि क्या मैंने इसको आपको समझाया। मैं आपको इसे नहीं समझाने वाला दोबारा, क्योंकि पहला लेक्चर आप जाकर के देखें और मैंने जो वहां पे आपको टाइम लगा करके समझाया आप उसे देखें। आप सिर्फ आंसर लिखें इसका, आप इसका उत्तर लिखेंगे सीधा। प्रश्न आपको समझ में आ गया है, पीछे ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं, तो अब आप इस प्रश्न को समझने के बाद इसका आंसर लिखेंगे। एक मैं आपको लिखा रहा हूं कि इसका आंसर उत्तर कैसा होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये इनका उत्तर कैसा होना चाहिए आप लिखेंगे, ये मैं करा रहा हूं। और आगे के जो प्रश्न है मैं आपको उन्हें देने वाला हूं, आप उसे अटेम्प्ट करेंगे और मेरे टेलीग्राम पोस्ट पर आप उन्हें पोस्ट करेंगे। हम भी देखते हैं कि कितने लोग सीरियस हैं। आगे मैं वही 1-2 प्रश्न लाई करके आऊंगा और फिर जो और प्रश्न है वो इसी तरीका से, क्योंकि जितने एक्टिव आप हैं थोड़ा थोड़ा मुझे, क्योंकि भाई एक लेक्चर बनाने में टाइम जाया होता है बहुत टाइम में, जैसे मैं आपको बताया है। अगर उसका इतना भी मैं देखता हूं कि भाई आगे सामने वाले को उसकी जरूरत नहीं है, तो फिर मैं क्या करूंगा, अपने धीरे धीरे से कराऊंगा। मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है, मुझे तो कोई जल्दीबाजी है ही नहीं। हाँ, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है। पेपर तक कितना है, अभी देखो एक एक लेक्चर भी मैं लेकर के आऊंगा, ज्यादा 200-250 लेक्चर तो आ ही जाने हैं जब तक, तो उनसे इतना तो मुझे पता है कि जितना पेपर में आना है उतना मैं करा दूंगा। उससे पहले कितना ही भी मैं धीमा चलूं, प्रीलिम्स में जितना आना है इतना मैं करा दूंगा और उसी से मैं क्लिप काट काट करके आपको दिखा दूंगा कि भाई यहां से प्रश्न आया है, ठीक है। हाँ लिखेंगे सभी, हाँ लिखेंगे सभी देशों का, लिखेंगे उत्तर, सभी देशों का विकास का एक क्रम होता है, सभी देशों के विकास का एक क्रम होता है जिसमें कई देश विकास की प्रक्रिया में कृषि उद्योग से प्रारंभ करते हैं, कृषि उद्योग से प्रारंभ करते हैं और सेवा क्षेत्र की ओर स्थानांतरित होते हैं। लिखेंगे फुल स्टॉप, लिखेंगे यानी कि पूर्णविराम लिखेंगे। लिखेंगे आगे, ऐतिहासिक रूप से अर्थव्यवस्था के विकासशील, लिखेंगे ऐतिहासिक रूप से अर्थव्यवस्था के विकासशील से विकसित होने का यही क्रम होता है। क्या, पहले कृषि क्षेत्र और फिर औद्योगिक क्षेत्र और फिर उसके बाद में सेवा क्षेत्र, है ना। हाँ, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, हाँ होता है। परंतु अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखें, अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था को इस संदर्भ में देखें तो पाते हैं कि इस क्रम की अवधारणा का पालन नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था सीधे कृषि क्षेत्र से सेवा क्षेत्र में स्थानांतरित हो गई। और क्यों हो गई इसका कारण मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। जिसके निम्नलिखित प्रमुख कारण थे, इनके निम्नलिखित प्रमुख कारण थे। और पहला लिखेंगे, पहला लिखेंगे वर्ष 1991 के उदारीकरण के बाद, वर्ष 1991 के उदारीकरण के बाद
जो नीतियां बनी वे सूचना प्रौद्योगिकी और संचार क्षेत्र को प्रोत्साहन देने वाली थी, जिसके कारण इस क्षेत्र में भारी उछाल आया और आगे का मार्ग प्रशस्त हुआ। सॉफ्टवेयर और आईटी क्षेत्र निर्यात में भारत की सफलता ने इसे एक महत्वपूर्ण सेवा निर्यातक बना दिया। वैश्वीकरण ने जहां सेवा क्षेत्र की ओर नौकरियों को स्थानांतरित किया, जिसके परिणाम स्वरूप युवा इसकी ओर आकर्षित हुए और यह क्षेत्र बढ़ता चला गया। 1980 से 2010 के बीच देश में एक उचित औद्योगिक नीति की अनुपस्थिति की सेवा क्षेत्र को बढ़ने में मदद मिली। तुलनात्मक रूप से कम श्रम लागत और सेवा क्षेत्र लागत और बड़ी संख्या में योगदान दिया। कम लागत ने इसके विकास में योगदान दिया। लिखेंगे एक मजबूत औद्योगिक देश के बिना भारत एक विकसित देश नहीं बन सकता। इसका नकारात्मक पहलू में लिखा रहा हूं, सकारात्मक मैंने लिखा दिया, नकारात्मक लिखा रहे हैं, क्यों नहीं, क्या है इसका लिखेंगे, इसमें पॉइंट लिखेंगे नकारात्मक वाले में, सकारात्मक मैंने करा दिया, लिखेंगे अन्य क्षेत्रों के विकास के लिए एक मजबूत औद्योगिक आधार की आवश्यकता होती है। तथा बिना किसी औद्योगिक आधार के एक विशाल आबादी के लिए सेवाओं और वस्तुओं की मांग का पूरा नहीं किया जा सकता। लिखेंगे दूसरा पॉइंट इसमें, सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 56% है, ऑलरेडी मैं लिखा चुका हूं इसे, जबकि रोजगार में इसका योगदान 28% है। इसलिए सेवा क्षेत्र का औद्योगिक क्षेत्र जैसे क्षेत्र को शामिल किए बिना अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। लिखेंगे तीसरा पॉइंट, यहां विनिर्माण मांग के लिए कोई बाधा नहीं है, क्योंकि विशाल वैश्विक बाजार निर्यात के लिए खुला हुआ है। चौथा पॉइंट इसका लिखेंगे, ठोस घरेलू विनिर्माण क्षेत्र के बिना व्यापार असंतुलन को सुधारा नहीं जा सकता, क्योंकि भारत अभी भी विनिर्मित वस्तुओं के आयात पर निर्भर है। आपको पता है, ये मैं ऑलरेडी अच्छे से समझा चुका हूं, पहला लेक्चर आप इसे देख लेंगे, समझ जाएंगे। जो कि व्यापार असंतुलन का एक घटक है। विनिर्माण क्षेत्र के विकास नहीं होने के कारण रोजगार के अवसर सीमित हो गए हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका एक आंसर लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताया, और आप बाद में लिख सकते हैं कि प्रश्न में जो बताया गया है उसके अनुसार बिना किसी औद्योगिक आधार के कोई विकासशील देश विकसित नहीं हो सकता। ठीक है, ये जो मैंने आंकड़े आपको बताए मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या को इंडल्ज करना पड़ेगा, क्योंकि बेशक वो 56% कंट्रीब्यूट कर रहा हो, लेकिन 28% ही लोग उसमें
शामिल हैं और बाकी जो लोग हैं वो या तो प्राइमरी सेक्टर में या फिर सेकेंडरी सेक्टर में बहुत कम लोग सम्मिलित हैं। और इस प्रकार से जो लोगों के बीच में, जो देश की जो जनता है उसके बीच में सही से इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा और जो असमानता का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ चला जाएगा। इस प्रकार से कोई देश अपनी आधी से अधिक आबादी को पीछे छोड़ करके विकसित नहीं हो सकता। इस प्रकार से आप कंट्रीब्यूट, इसमें लास्ट में इसका कंक्लूजन आप लिख देंगे। फ्रेंड्स, कुछ प्रश्न मैं आपको और दिखाई देता हूं, ये आपको लिखने हैं। प्रश्न है, पूंजीवाद ने विश्व अर्थव्यवस्था का अभूतपूर्व समृद्धि तक दिशा निर्देशन किया है, परंतु फिर भी वह अक्सर आदुर्दशता और प्रोत्साहन करता है तथा धनवानों और निर्धनों के बीच विस्तृत असमानताओं को बढ़ावा देता है। इसके प्रकाश में भारत में समावेशी समृद्धि को लाने के लिए क्या पूंजीवाद में विश्वास करना और उसको अपना लेना सही होगा? इस प्रश्न की चर्चा मैं दूसरे या तीसरे लेक्चर में अच्छे से कर चुका हूं। अच्छे से उस लेक्चर को देखें, इस प्रश्न को लिखें और यूपीएससी विद प्रताप नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पोस्ट कर देना। और नहीं होता है तो कमेंट करना कि सर ये प्रश्न भी आप करा दीजिए, तो एक लेक्चर और लेकर के मैं सारे प्रश्न आपको एड्रेस करा दूंगा। अगर आपको आवश्यकता है, नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, प्रश्न आप लिख लेना, मैं आपको बोल रहा हूं पॉज करके लिख लेना है। ये प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न, हाल के समय में भारत में आर्थिक समृद्धि की प्रकृति का वर्णन अक्सर नौकरीहीन समृद्धि के तौर पर किया जाता है, क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिए। यानी कि ये कह रहा है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था वो तो बढ़ रही है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, जो टर्सरी सेक्टर 56% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन जो रोजगार देता है वो 28% को। तो उसी वाले प्रश्न को ये एड्रेस कर रहा है कि भाई ऐसा तो हो रहा है, लेकिन क्या वास्तव में क्या आप विचार के जो आपका नौकरी विहीन जो समृद्धि है, क्या ये सही है? अपने विचार आपको प्रकट करने हैं। आगे प्रश्न देखना है, एक और है, भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप औपचारिक क्षेत्र में रोजगार कैसे कम हुए? ये ऑलरेडी ये जो पीछे प्रश्न मैंने लिखाया है, इसी को आपको घुमा करके लिखना है। कुछ थोड़े से आंकड़े और दे देने हैं, अगर आप लिख पाते तो सही है, नहीं तो जैसा कि मैंने बताया कमेंट करना या फिर आपको टेलीग्राम में जाकर के इसका आंसर पेस्ट कर देना है। जो आप लिखेंगे मैं प्रयास करूंगा कि उनको चेक करके आपको उनका फीडबैक दूं। आगे देखेंगे, भारत की संभाव्य समृद्धि के अनेक कारकों की बचत दर सर्वाधिक प्रभावी है, क्या आप इससे सहमत हैं? समृद्धि संभाव्यता के कौन कौन से कारक उपलब्ध हैं, ये आपको लिखना है। नहीं होता तो जो मैंने बताया वही लिखना। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रम प्रधान निर्यातों के लक्ष्य को प्राप्त करने में विनिर्माण क्षेत्र की विफलता के कारण बताइए। अभी जो सेकंड प्रश्न कराया है उसी तरीका से प्रश्न को एड्रेस करना है। पूंजी प्रधान निर्यातों की अपेक्षा अधिक श्रम प्रधान निर्यातों के लिए उपायों को सुझाइए। ठीक है, आगे देखना, सुधारोत्तर अवधि में सकल घरेलू उत्पाद की समग्र समृद्धि में औद्योगिक समृद्धि दर पिछड़ती गई है, कारण बताइए। औद्योगिक नीति में हाल में किए गए परिवर्तनों को औद्योगिक समृद्धि दर बढ़ाने में कहां तक सक्षम है? ये प्रश्न भी इसी तरीका से करना। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, क्या आप इस मत से सहमत हैं कि सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी की स्थायी समृद्धि और निम्न मुद्रास्फीति के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है? अपने तर्कों का समर्थन और कारण दीजिए। तो जो मैंने आपको बताया है उसको आपको फॉलो करना है, लिखना है, लिख करके पेस्ट करना है। यूपीएससी विद प्रताप टेलीग्राम चैनल है, जाकर के सर्च कर लेना, फोटो खींच करके वहां डाल देना। कोशिश करूंगा फीडबैक दूं, और अगर नहीं होता है तो कमेंट करके बताना कि सर जो आपके जो 4-5 प्रश्न और हैं उन्हें भी आप ही करा दीजिए। ठीक है, तो मैं उन्हें कराना प्रारंभ करूंगा अगर मेरे पास में अच्छे खासे कमेंट्स आते हैं तो। ठीक है, और नहीं आपको जरूरत नहीं है तो मुझे भी ऐसी कोई खास जरूरत है नहीं, धीरे धीरे चलते रहेंगे इसी तरीका से। ठीक है, हाँ, तो आप फ्रेंड्स, आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।